दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की तैयारी के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये जो प्रश्न है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना पर आधारित है। इसके पहले आप लोगों ने 50 प्रश्नों को हल किया होगा इस चैप्टर से। आज इसी चैप्टर से 50 प्रश्न और आपको मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, जो कि प्रश्न नंबर 51 यहाँ पर दिया है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निश्चित ही आप इस प्रश्न का उत्तर जान गए होंगे। अभी उपसर्ग लगा हुआ है अभिशाप में। वही प्रश्न यहाँ पर दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दुस उपसर्ग लगा हुआ है। सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आवट प्रत्यय है यहाँ पे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो धातुओं में जो प्रत्यय जुड़ता है तो कृदंत कहलाते हैं। ठीक, धातु क्या होता है ये बताया गया है कि क्रिया की मूल अवस्था जो होती है उसी को धातु कहते हैं। तो समझ गए कि क्रिया की जो मूल अवस्था होती है उसी को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ धातु है तो पठ धातु से क्या बना? पढ़ना बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका गलत है, क्योंकि यहाँ सभी विकल्प जो हैं उपसर्ग से बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, बोली ई प्रत्यय लगा हुआ, पिपासा में भी प्रत्यय लगा हुआ, भाषा में भी प्रत्यय लगा हुआ है। अंकुर जो है इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो यहाँ प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं? अंकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यहाँ भी वही प्रश्न को पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो सावधान, यहाँ भी प्रत्यय लगा है। समझदार में दार प्रत्यय लगा है। स्वभाव में भी प्रत्यय लगा है। तो जो प्रत्यय नहीं लगा है तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सादर में प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, ये मूल शब्द ही है सादर। अगला है, एक उपसर्ग से के प्रयोग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो एक उपसर्ग में जो उपसर्ग से प्रयोग करके बनाया गया जो शब्द है वो क्या है? अवैतनिक। अवैतनिक, अवैतनिक एक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, किसी के सामने मेरी खाली स्थान है, मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में सही शब्दों को भरना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, सबसे सटीक यही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। ठीक, तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो शब्द ना रहकर वो पद कहलाने लगता है। ठीक, तो जैसे संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद, ये सब पद बन जाते हैं जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं। अगला है, खाली स्थान है, बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी सही है, धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। अगला है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो बताइएगा, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे? पद क्रम से निर्धारित होता है। यहाँ ऑप्शन ए सही है। ऐसे प्रश्न आपको लेखपाल में भी देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न जो है, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो इस प्रश्नों को इसलिए हल कराया जा रहा है कि जिससे आपको प्रश्न का लेवल समझ में आ जाए और किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, उद्देश्य और विधेय इसके अंग हैं। तो वाक्य के अंग हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो निश्चित ही जो कर्ता होता है उद्देश्य होता है। तेंदुलकर ने छक्के लगाए तो उद्देश्य आपका, सब्जेक्ट कौन सा है? तेंदुलकर। बाकी आपका प्रेडिकेट है, विधेय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वहाँ मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था। तो मोहन के अलावा, इस चारों में सबसे सटीक जो है आपका अलावा, सी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इसमें
आपको समुच्चय बोधक अव्यय है कि क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक अव्यय है कि विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो यहाँ पर अव्यय की बात अगर होगी तो संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, अगला है सलमा घर जाती है वाक्य है। तो सलमा घर जाती कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है कि आज्ञार्थक वाक्य? तो देखिए यहाँ पर आपका सरल वाक्य होगा, क्योंकि नकारात्मक भाव प्रकट नहीं हो रहा, इच्छा कहीं प्रकट नहीं हो रही, आज्ञा किसी को दिया नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य होगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, निश्चित आप जान लीजिएगा। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे रचना के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। और अर्थ के आधार पर अगर वाक्यों की संख्या देखी जाए तो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ये सब आपके अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे मित्र राकेश। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय क्या है? तो देखिए विधेय है, तो यहाँ पर जो विधेय होगा वो बहुत अच्छा है। ठीक, ये आपका विधेय होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है शब्द होते हैं, तो शब्द निश्चित ही क्या होते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णों का समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है। अगला है शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। इसको याद कर लीजिएगा, शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 1 अगला देखते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो बताइएगा कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण का समूह जो होता है वो शब्द कहलाएगा। जैसे क्या है, हम कह दें क, म और ल, तो ये देखिए वर्ण आपस में मिल गए, एक शब्द बन गया, तो एक क्या हो गया? शब्द। तो एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा है, एक फूल का बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? शब्द है। ठीक, आगे देखते हैं। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कैसे शब्द के 2 प्रकार हैं? एक सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। सार्थक जिसका कुछ अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। आगे देखते हैं बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट या रचना, अभी हमने बात की थी रचना या बनावट बात एक ही है। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यौगिक शब्द, दूसरा होता है रूढ़ शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो संज्ञा जो है उस शब्द का भेद उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, संकर है, ये आपकी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। संज्ञा आपका शब्द का भेद नहीं होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, आगे देखते हैं। आगत मतलब होता है जो बाहर से आया हुआ हो। शब्द संबंधित होते हैं तो विदेशी शब्द को आगत शब्द कहते हैं। ठीक, विदेशी शब्द को आगत शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के जितने भी, तुर्की के जितने भी शब्द हैं, जापानी के जितने भी शब्द हैं, ठीक है, सभी शब्द आगत कहलाएंगे। अगला देखते हैं शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है शब्दांश कितने प्रकार होते हैं? तो निश्चित ही शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। अगला है रचना के आधार पर रूढ़ नहीं है। देखिए भैया, रूढ़ शब्द की बात यहाँ पर हो गई। अभी हमने बताया ना कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, ठीक, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए पूरी तरह से। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसको हम रूढ़ के अर्थ में, पारंपरिक अर्थों में जिसको हम समझते हैं, जिसकी परंपरा से हम वही अर्थ समझते रहते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जब 2 शब्दों को आपस में जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो यौगिक शब्द हो जाता है। लेकिन जब 2 शब्दों को आपस में जोड़कर बनाया जाए और कोई तीसरा अर्थ दे तो वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे मुरलीधर, तो मुरलीधर का अर्थ होता है मुरली और धर, 2 शब्द से बना है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हम निकालते हैं क्या? कृष्ण। तो यहाँ पर योग रूढ़, मुरलीधर जब एक में लिखा जाएगा तो इसका सीधा अर्थ हो जाएगा कृष्ण।
ठीक, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। तो देखिए रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, ये रूढ़ शब्द विज्ञान नहीं है। बाकी दिन रूढ़ है, आँख रूढ़ है, घोड़ा भी रूढ़ है, लेकिन विज्ञान नहीं है। विज्ञान ये आपका योग से बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका रूढ़ शब्द नहीं है। अगला है योग रूढ़ शब्द को पहचान कीजिए। जो योग करके रूढ़ कर योग किया गया हो, ठीक, लेकिन तीसरा अर्थ प्रधान हो। तो देखिए यहाँ पीताम्बर, पीत और अंबर, ठीक, पीत माने होता है पीला, अंबर माने बस, तो पीला बस धारण कौन करता है, भगवान विष्णु या कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण से हमारा आशय आ गया, तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा शब्द हो जाएगा योग रूढ़। अगला है विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। तो बताइएगा कौन सा शब्द ऐसा है जिसका तद्भव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी, हॉस्पिटल। ठीक है, देखिए हॉस्पिटल जो है अंग्रेजी शब्द है, सीधा सीधा, ठीक, इसका तद्भवीकरण नहीं हुआ है। ठीक, तद्भव तत्सम क्या है, संस्कृत में शब्द जो होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जब उसका बिगड़ा रूप या जैसे कह दें उसकी विकृति तद्भव शब्द होती है। जैसे जीवा को जीभ कह दें, हस्त को हाथ कह दें, उंगलिका को उंगली कह दें, ठीक, ये सब तत्सम और तद्भव आपको है। आगे देखते हैं कौन सा शब्द अरबी नहीं है। देखिए यहाँ पर अरबी शब्द को पहचानना है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है। तो यहाँ पर जो है कमीना शब्द जो है वो अरबी शब्द नहीं, आपका कातिल, इजलास और किस्मत अरबी शब्द हैं। कमीना जो है अरबी शब्द नहीं है। अगला है कौन सा शब्द फारसी नहीं है। तो आपको बताना है फारसी शब्द कौन सा नहीं। तो हक जो है वो फारसी शब्द नहीं, बाकी तीनों आपके फारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द नहीं है, तो तुर्की शब्द यहाँ अजब नहीं है। बाकी कालीन, चमक, चकमक और आमदनी ये आपके तुर्की शब्द हैं। अगला है शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो भैया शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा, तत्सम शब्द शक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 84, 4 विकारी। देखिए 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं। तो 4 विकारी शब्दों के भेद नहीं है। तो यहाँ समुच्चय बोधक जो है वो अविकारी शब्द है, विकारी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है समुच्चय बोधक। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये आपके 4 विकारी शब्द हैं और 4 अविकारी शब्द हैं। कौन कौन से? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ठीक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, ठीक, ये आपके अविकारी हैं। ठीक, अर्थात इसमें कोई विकार नहीं होता है। जैसे अगला देखते हैं, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं? तो निश्चित अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने लिखा कि मोहन तेज दौड़ता है, राइट। तो मोहन तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ मोहन के स्थान पर अगर हम लिंग परिवर्तन कर दें, सीता लिख दें, तो सीता तेज दौड़ती है। यहाँ पर वचन परिवर्तन करते हैं, वह तेज दौड़ते हैं। तो देखिए तेज जो शब्द है आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो तेज क्या है? अविकारी है, क्योंकि दौड़ने की विशेषता तेज है, इसलिए क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो क्रिया विशेषण अविकारी ही होता है, राइट। तो इसका मतलब है अविकारी कौन सा है? 4 अविकारियों में जो क्रिया विशेषण है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो जिसमें कोई बदलाव ना आए वो क्या है? अविकारी शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में पुनरुक्त, द्विरुक्त जिसको कहते हैं, शब्द कौन सा है? तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर जब एक शब्द योजक के माध्यम से 2 बार लिखा जाता है तो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ धीरे धीरे, ठीक है, तो यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश है। तो यहाँ पर पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द कहलाते हैं इसको। अगला है निम्नलिखित वाक्य खंडों में उद्देश्य और विधेय पहचान करना है। उद्देश्य और विधेय, तो देखिए अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। तो किसने मारा है? मारने का काम अर्जुन ने किया है, मरने का काम कर्ण ने किया है। तो मारने का काम जो करता होगा वही उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, अर्जुन। अर्जुन यहाँ पर उद्देश्य होगा।
मैंने उसे पीटा में वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। ठीक है, तो विधेय क्या हो, उसे पीटा, मैंने कर्ता का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य हैं? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। उद्देश्य नहीं होता है। राइट। अगला देखते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला देखते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है वो क्या कहलाता है? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होगा उसको सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, राकेश पढ़ता है में वाक्य कैसा वाक्य है? राकेश पढ़ता है, तो राकेश पढ़ता है तो साधारण वाक्य है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। जब समुच्चय बोधक अवयव आपस में जोड़कर 2 वाक्यों को एक बना देते हैं तो वहाँ पर समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक अवयव के कारण वहाँ पर क्या हो जाए? संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो देखिए, वह सुबह गया शाम को लौटा, यहाँ पर और लगा दिया गया, समुच्चय बोधक अवयव है तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं, अगला है, आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखते हैं, आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर सभी आश्रित उपवाक्य से संबंध रखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तो निश्चित ही संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। अगला है, मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसको बताइएगा। मैंने दूध पिया साधारण वाक्य है तो विधानवाचक वाक्य यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, तो देखिए किसी को आदेश दिया जा रहा है तो आज्ञावाचक वाक्य है। गौरव को आदेश दिया जा रहा है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक वाक्य नहीं है? तो देखिए निषेधवाचक वाक्य नहीं है, ऑप्शन ए, मैं दूध पिया। यहाँ पर देखिए नहीं, यहाँ भी है, मत है, नहीं है, तो यहाँ सब तीनों निषेधवाचक वाक्य है, बल्कि ए वाला विकल्प मैं दूध पिया ये निषेधवाचक वाक्य नहीं है। अगला है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन सी देखिए, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वो आपका विधानवाचक वाक्य कहलाएगा या विधानार्थक वाक्य। अगला देखते हैं, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो भैया इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में आशीष के भाव का, आशीष मतलब आशीर्वाद के भाव का बोध होता है, इच्छा की भाव प्रकट की जाती है, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक, तो इस टॉपिक से जो आपके प्रश्न थे, इतने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस टॉपिक से आप तैयार कीजिएगा। ये आपका जो वीडियो था आपको ये सीधा सीधा बताने का सीधा मतलब ये था कि इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। तो अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।